हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 31 जुलाई 2021। दोस्तों, इन दिनों क्वार्टरली रिजल्ट का एक तरीके से सीजन या फिर सिलसिला चल रहा है। एक के बाद एक सभी छोटी बड़ी कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट कर रही है। और दोस्तों, उसमें ही आज एक बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट किए। तो दोस्तों, आइए अब हम उस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वो पीडीएफ कॉपी है जिसको बैंक ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। और यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है जुलाई 31, 2021। और दोनों एक्सचेंजेस के जो है लिस्टिंग डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, एनएससी इंडिया लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको बैंक का नाम देख के ही पता चल गया होगा कि हम किस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल दोस्तों, हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग कमेंस की गई थी 11 AM को और कंक्लूड की गई थी 4:30 PM को। उसके बाद जो है रिजल्ट्स और जो है इसकी सारे कॉपियाँ जो है दोनों एक्सचेंजेस को सबमिट की गई। तो आइए दोस्तों, अब जो है मेनली हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021। यानी कि 30 जून 2021 के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट किए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सभी फिगर्स दिखाई दे रहे हैं वो ₹1 इन लैक्स है, यानी कि इंडियन रुपीज़ इन लैक्स में सभी फिगर्स प्रेजेंट किए। आपको उससे अच्छे से रिलेट करके फिर ही इस कॉपी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। दोस्तों, मेनली जो बैंक की बात करते हैं तो बैंक को जो है इनकम होती है इंटरेस्ट की। यानी कि बैंक का काम ही वो है कि वो जो है पीछे से पैसे को उधार लेता है और आगे जो है उसको लोन और एडवांसेस के रूप में जो एक तरीके से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उसको उस पर जो इंटरेस्ट की अर्निंग होती है वही मेनली बैंक के लिए इंटरेस्ट की इनकम होती है। यानी कि बैंकिंग बिजनेस ही इंटरेस्ट पर डिपेंड रहता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांसेस। यानी कि जो एडवांसेस और लोन और बिल्स जो बैंक ने दिए थे उस पर जो इंटरेस्ट इनकम हुई है वो दिखाई दे रही है 3,34,170.20 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंक के कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं वहाँ से बैंक को जो इनकम जनरेट होती है वहाँ दिखाई दे रही है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि वहाँ से बैंक को 70,939.65 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, बैंक को जो कुछ पैसे डिपॉजिट के तौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो एक तरीके से रखना होता है। और बैंक को जो है दूसरे बैंक को जो भी किसी भी टाइम पे जो उसको रिक्वायरमेंट होती है तो फंड अवेलेबल करवाती है और वहाँ से जो है बैंक इंटरेस्ट अर्न करती है। क्योंकि बैंक ये सभी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट तो करने वाली नहीं है यहाँ से, लेकिन इसीलिए यहाँ से जो इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई और इंटर बैंक फंड से बैंक को जो मेनली 904.44 लाख रुपीज़ की जो है इनकम जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं अदर इनकम के बारे में तो मेनली बैंक को वहाँ से 2,968.75 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई है। यानी कि फ्रेंड्स, बैंक जो है इसके अलावा अदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वहाँ से भी बैंक को जो है एक तरीके से इंटरेस्ट इनकम अर्न होती है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर बैंक की अदर इनकम के बारे में तो वहाँ से मेनली बैंक को 84,872.48 लाख रुपीज़ की टोटल इनकम जनरेट हुई है। यानी कि फ्रेंड्स, बैंक को टोटल इनकम जनरेट हुई है 4,93,802.52 लाख रुपीज़ क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 में। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो बैंक को मेनली इनकम जनरेट हुई थी टोटल 4,43,424.49 लाख रुपीज़। यानी कि जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईयरली जो है बैंक की इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 में तो वहाँ से बैंक को मेनली 4,83,419.38 लाख रुपीज़ की टोटल इनकम जनरेट हुई थी। फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ बैंक के जो इनकम पार्ट या फिर रेवेन्यू के पार्ट को देख के हम सिर्फ पूरे बैंक के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एक तरीके से अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। इसीलिए हमको जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरे जो की और इम्पोर्टेंट रेशियो होते हैं उसको जो एक तरीके से स्टडी करना चाहिए और एक तरीके से उसको देखना चाहिए कि बैंक किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम जो है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और उसके दूसरे फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में तो कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है प्रॉफिट मेकिंग में से। यानी कि कंपनी को जो टोटल 62,160.50 लाख रुपीज़ का टोटल लॉस हुआ है।
यानी कि दोस्तों ये लॉस जो है कोविड की प्रोविजनिंग की वजह से एक तरीके से हुआ है, क्योंकि कोविड की प्रोविजनिंग को कंपनी को अच्छी खासी इंक्रीज करनी पड़ी। यानी कि फ्रेंड्स कंपनी को कोरोना की सेकंड वेव की बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इम्पैक्ट देखने को मिली और उसकी जो है कंटिजेंसी और प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ी। उसकी वजह से कंपनी जो एक तरीके से लॉस मेकिंग हो चुकी है, यानी कि कंपनी अभी लॉस मेकिंग दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि जून 30 2020 में, तो नेट प्रॉफिट दिखाई देता 10,000 और 7.51 लाख रुपीज़। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर 31 मार्च 2021 में, तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा था 13,692.76 लाख रुपीज़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी अच्छी खासी जो एक तरीके से इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन कोविड की प्रोविजनिंग की वजह से पूरी अच्छी खासी जो कंपनी ने मेंटेन की हुई थी उसकी जो एक तरीके से रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी वो जो एक तरीके से वाइप आउट हो गई है और वो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। फ्रेंड्स ये जो है प्रोविजनिंग की वजह से हुआ है, लेकिन ये एक वन टाइम होता है, क्योंकि ये कोरोना के सेकंड वेव की वजह से बैंक की जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे कोविड की वजह से जो एक तरीके से असर देखने को मिले या फिर इम्पैक्ट इसमें दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स इसको आपको कंसिडर करके चलना चाहिए। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कंपनी के बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में। तो जून क्वार्टर एंड 30 जून 2021 में ईपीएस दिखाई देता है बेसिक 1 रुपीज़ और 1 पैसे नेगेटिव, और डाइल्यूटेड ईपीएस भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है 1 रुपीज़ और 1 पैसे। और अगर बात करते हैं जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 में, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 20 पैसे, और मार्च क्वार्टर में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 24 पैसे। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े से जो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा था वो भी जो एक तरीके से वाइप आउट हो गया, और जो अभी जो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 1 रुपीज़ और 1 पैसे नेगेटिव दिखाई दे रहे। और ये नेगेटिव की वजह मेनली कंपनी के जो कोविड की प्रोविजनिंग इंक्रीज हुई उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है डाउन हुई और कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी। और जब कंपनी लॉस करती है तो उसमें जो बेसिक ईपीएस होता है डेफिनेटली जो है नेगेटिव ही दिखाई देगा, क्योंकि जो है उस जो ईपीएस है वो मेनली जो है डिपेंड होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। फ्रेंड्स आइए अब हम बात करते हैं कंपनी के एनपीए पैरामीटर के बारे में, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है किसी भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के जो एनपीए पैरामीटर है उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के ग्रोस एनपीए यानी कि परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए के बारे में, तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में ग्रोस एनपीए दिखाई दे रही है 4.61%, और ग्रोस एनपीए दिखाई दे रही है सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में 1.99%। यानी कि ग्रोस एनपीए पे ऑलमोस्ट दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और वो एक नोटिसेबल पैरामीटर है, क्योंकि जो ग्रोस एनपीए बढ़ती है तो बैंक की जो एक दिक्कत है एक तरीके से बढ़ने वाली है। ऐसा जो एक तरीके से सोचा जाता है फ्यूचर में बैंक की जो दिक्कतें बढ़ने वाली है और भी। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो 31 मार्च 2021 में 4.15% दिखाई दे रही थी, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एनपीए के पैरामीटर में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत अच्छी साइन नहीं मानी जाती, क्योंकि एनपीए जो है किसी भी बैंक के लिए एक अच्छा फैक्टर नहीं होता है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं नेट एनपीए यानी कि एनएनपीए के बारे में, तो वो जो है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में दिखाई दे रहा है 2.32%, और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो वो दिखाई दे रही थी 1.86%। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी जो है ग्रोथ दिखाई दे रही है एनएनपीए में, और एनएनपीए बढ़ने की वजह जो है कि पूरे तरीके से वो इतने जो है लोन और एडवांसेस दिए थे उसमें से वो एक नॉन परफॉर्मिंग हो गया पूरी तरीके से। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि जून 30 2020 में, तो वो जो एनएनपीए दिखाई दे रही थी 0.51%। यानी कि ऑलमोस्ट जो है 4 गुनी जो है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है कंपनी की एनएनपीए में, और वो एक बहुत अच्छी साइन नहीं मानी जाती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। उसका जो है डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और जो है बैंक के एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसके रेशियो और उसकी एसेट क्वालिटी एक तरीके से डाउनग्रेड दिखाई देगी। यानी कि फ्रेंड्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स में जो एनपीए का पैरामीटर वो बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होता है, वो पूरी तरीके से डाउनग्रेड या फिर डिटेरियोरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कंपनी के आरओए यानी कि रिटर्न ऑन असेट के बारे में। तो रिटर्न ऑन असेट वो पैरामीटर होता है जिसको जो बैंक अपने जो है असेट को यूज़ करके कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में जो आरओए पैरामीटर दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है 1.52%। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल 30 जून 2021 में, तो आरओए दिखाई दे रहा था 0.24%। यानी कि जो आरओए में बहुत अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है, और कंपनी अपना जो एक तरीके से ऐसा माना जा सकता है कि कंपनी अपने असेट यूज़ करके किसी भी टाइप का रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही है, यानी कि वो एक नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है।
फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंड 31 मार्च 2021 में, तो आरओआई दिखाई दे रहा था 0.33%, यानी कि जो एक आरओआई में थोड़ी सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही थी, वो भी एक तरीके से कोरोना की वेव की वजह से पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई और उसके पैरामीटर जो एक तरीके से डिटेरिएट होते हुए दिखाई दे रहे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के कुछ की पैरामीटर और उसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के कुछ एस्पेक्ट के बारे में, जिसको जो है बैंक ने शेयर किया है एक नोट्स के टाइप में। तो चलिए दोस्तों, उसका जो एक तरीके से रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं उस कॉपी पे जिसको जो बैंक ने जो है सबमिट किया है और उसको जो है स्टेक होल्डर को एक तरीके से इन्फॉर्म करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर लिखा है कोर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है हाईएस्ट 601 करोड़ रुपीज़, यानी कि बैंक के जो है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। यानी कि बैंक को जो है कोविड की सेकंड वेव की वजह से अपनी प्रोविजनिंग को जो एक तरीके से बढ़ाना पड़ा और वो एक तरीके से वन टाइम होता है, क्योंकि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऐसी प्रोविजनिंग नहीं करनी होती। यानी कि जो अगले क्वार्टर में कंपनी के जो रिजल्ट्स उसको जो आप कंपेयर करके देखिएगा तो उसमें जो डेफिनेटली बैंक एक तरीके से प्रॉफिट में दिखाई देंगी। दोस्तों ये एक अंदाज़ा है, क्योंकि जो है कोविड की सेकंड वेव या फिर थर्ड वेव की कोई जो एक तरीके से गारंटी नहीं होती है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बैंक में, तो जो एक तरीके से वन टाइम प्रोविजनिंग होगी, तो बैंक के जो क्वार्टरली अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स को आपको देखना होगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करे, क्योंकि ऐसी जो एक्टिविटी वन टाइम होती है तो उसके परफॉर्मेंस में जो अगले क्वार्टर में डेफिनेटली सुधार देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, इसकी जो है प्रोविजनिंग की वजह से बैंक को मेनली जो एक तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी में से लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ वन टाइम है, आपको उसको कंसीडर करके ही चलना चाहिए। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं समरी के बारे में रिजल्ट्स की, तो कंपनी की टोटल इनकम जो 36% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुई है। और अगर बात करते हैं कोर पीपीओपी जो है एक्सक्लूडिंग करते हैं ट्रेजरी गेंस को, तो वो 8% से जो ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फ्रेंड्स वो भी यहाँ पर आपको ऊपर हमने पहले ही बात कर ली। अगर बात करते हैं कंपनी का नेट लॉस के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 630 करोड़ रुपीज़, जो कि यह प्रूडेंट प्रोविजनिंग की वजह से हुआ है, सेकंड वेव की वजह से कोरोना की, जो कंपनी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से। यानी कि फ्रेंड्स मैंने जो आपको पहले बताया वही बात है कि जो कंपनी ने जो है कोविड की जो है प्रोविजनिंग की वजह से जो है कंपनी का लॉस हुआ है, लेकिन जो एक प्रोविजनिंग को जो एक तरीके से जो एक्सक्लूड कर दिया तो कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही है। और यह ऐसी प्रोविजनिंग बार बार नहीं होती है, क्योंकि यह वन टाइम होती है, तो उसमें जो किसी भी क्वार्टर में करनी पड़ती है, तो इसी तरीके से उसका जो एक तरीके से थोड़ा सा फाइनेंशियल डिटेरियोरेट दिखता है, लेकिन एक तरीके से एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजनिंग वन टाइम है उसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करना होगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कंपनी के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो ग्रो हुई है 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि बैंक जो पीछे से पैसे उधार लेता है वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट पे आउट करता है, और जो आगे जो है वो लोन और एडवांस के टाइप में जो है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहाँ से इनकम जनरेट करता है, और उस पर जो है बैंक इंटरेस्ट का जो मार्जिन होता है उसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। वो जो है कंपनी का भी हाईएस्ट है 5.51%, यानी कि जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% के जो है कंपैरिजन में दिखाई देते हैं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी का कासा रेशियो भी 50.86 है, वो भी काफ़ी ठीक ठाक से भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और वो कासा रेशियो जो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 में 33.74% था, यानी कि अच्छे खासे बेसिस पे बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फ्रेंड्स अगर दूसरी बात करते हैं तो कस्टमर के डिपॉजिट ग्रो हुई है 36% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फंडेड असेट जो है ग्रो हुई है 9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी के असेट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो ग्रोस एनपीए और एनएनपीए दिखाई दे रहे हैं 4.61% एंड 2.3% रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो कोविड की प्रोविजनिंग की वजह से जो एक तरीके से डाउनग्रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये परमानेंट डाउनग्रेड नहीं है। ये प्रोविजनिंग जो अगले क्वार्टर में जो है नहीं दिखाई देंगी, तो उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट दिखेगा, और जो उसके क्वालिटी और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, तो वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 15.6% विथ सीईटी, यानी कि कैपिटल टायर रेशियो 1 वो 14.86% दिखाई दे रहा है। यानी कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से गुड क्वालिटी नहीं माना जाता है, क्योंकि वो भी 15.56% दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कंपनी की एवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 166%, यानी कि कंपनी के हाथ में जो अच्छी खासी लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स ये थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के रिव्यू, जिसको हमने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की और आपको एक तरीके से इन्फॉर्म करने की कोशिश की।
सो फ्रेंड्स मेनली जो है यहाँ पर कोविड की प्रोविजनिंग की जो बात है और उसके एनपीए पैरामीटर को जो एक तरीके से एक्सक्लूड करे तो काफ़ी रिजल्ट ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं बैंक के जो है अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन 30 जून को बैंक के स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला और उसमें किस तरह का मूवमेंट आगे देखने को मिलता है उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 30 जुलाई 2021 यानी कि जो फ्राइडे का दिन की जो क्लोजिंग प्राइस है उसका डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज तो सैटरडे है और आज मार्केट और ओपन नहीं होता है फ्रेंड्स। यानी कि फ्राइडे के दिन जो बैंक का स्टॉक दिखाई दे रहा था 52 रुपीज़ और 0.05 पैसे अप होके 0.10% अप होके क्लोज हुआ है। और अगर बात करते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में तो बैंक में 2,73,67,559 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में तो 1 करोड़ 10 लाख और 82,148 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। यानी कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के बारे में बात करते हैं तो 40.49% यानी कि ऑलमोस्ट 41% जितनी डिलीवरी उठाई गई है। और फ्रेंड्स वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है यानी कि ठीक ठाक से थोड़ी ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है। 40% की डिलीवरी जो है इतने सारे शेयर्स में उठाई जाती है वो एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है फ्रेंड्स। लेकिन इतने से हमको IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसीलिए जो हम मेनली यहाँ पर उसके फ्यूचर प्राइस को डिस्कस करते हैं स्टॉक के। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो गेट डेरिवेटिव कोड्स राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे रीडायरेक्ट किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो कि 26 अगस्त 2021 को एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर जो स्टॉक का फ्यूचर प्राइस दिखाई दे रहा है 52 रुपीज़ और 5 पैसे और जो 0.05% डाउन होकर 1.10% डाउन हुआ है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं स्टॉक के फ्यूचर प्राइस की अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के स्टॉक के प्राइस के बारे में तो वो भी जो 52 रुपीज़ दिखाई दे रहा है यानी कि फ्यूचर प्राइस जो है थोड़ा सा प्रीमियम दिखाई दे रहा है 5 पैसे से, वो भी एक अच्छी साइन मानी जाती है। लेकिन एक तरीके से फ्यूचर प्राइस थोड़ा डाउन तो रहा ही है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं उसके ओपन इंटरेस्ट के पैरामीटर के बारे में तो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 17 करोड़ 20 लाख और 45,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल एग्जीक्यूट हुए। और अगर बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो 25,55,000 और 500 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए गए नए, यानी कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें इतने ऐड हुए हैं। और अगर बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो 1.51% से उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्रेंड्स जो कि एक तरीके से फॉल इन प्राइस अलोंग विद रेज इन ओपन इंटरेस्ट एक तरीके से थोड़ी सी बेरिशनेस दिखा रहा है IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक में। यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक में जो फ्यूचर में या फिर नियर टर्म के लिए थोड़ी सी जो एक तरीके से बेरिशनेस दिखाई देने को मिल सकती है फ्रेंड्स। ये फ्यूचर प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस के बेसिस पे हमने जो है किसी भी तरह का एक अंदाज़ा लगाया। यह एक कोई दावा या फिर गारंटी नहीं है, यानी कि आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और उसकी पूरी की पूरी जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। यानी कि आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट और अप्रोच ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये थे IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के रिव्यू और उसके एनालिसिस और उसके स्टॉक प्राइस के कुछ नियर टर्म में जो किस तरह का मूवमेंट दिखाते हैं उसके एनालिसिस। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रिजल्ट्स के बारे में तो मेनली अगर आप जो कोविड प्रोविजनिंग को जो एक तरीके से एक्सक्लूड करके साइडलाइन करते हैं तो मेनली उसके रिजल्ट काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं सभी इंडस्ट्री एवरेज के साथ। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की एक प्री प्रोविजनिंग कोविड को जो एक तरीके से की गई उसको एक तरीके से एक्सक्लूड करते हैं तो काफ़ी ठीक ठाक और जो एक तरीके से हॉट स्टॉक दिखाई देता है IDFC फर्स्ट बैंक फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स एक अंदाज़ा है, किसी भी तरह का कोई दावा या फिर गारंटी नहीं है। सो फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।